नमस्कार बच्चों, आज बचेंद्री पाल का जो पाठ है शिखर मेरी यात्रा, उसका अगला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि खुम्बू पहाड़ी पर बर्फ़बारी हो जाती है और उसके बाद शेरपा कुली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, बेस कैंप की ओर जाते हैं और जहाँ पर जाकर उनके बचेंद्री के दल को पता चलता है कि वहाँ आगे भी हिमपात के कारण एक रसोई की मृत्यु हो गई है। और इस तरह से उन्हें पहाड़ी पर चढ़ने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें जो है कर्नल खुल्लर द्वारा बताई जाती हैं और वो कैंप में सब लोग एक साथ रहते हैं और पूरी बिगड़े हुए मौसम के कारण उनकी यात्रा असंभव सी होती उनको दिखती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल के बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी और चढ़ाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस पर जमे हुए बर्फ़ को धरती को फावड़े के दांते काट सकें। यानी बर्फ़ को इतना खोदना पड़ा कि नीचे से पहाड़ी या धरती दिखाई दे। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया क्योंकि एक भी गलत कदम नीचे खाई में गिरा सकता था। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए, खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे ही पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक लाइलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, लेकिन लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। हमने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मैंने रेगुलेटर पर जैसे ही अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। इसके आगे जैसे हमने यात्रा आरंभ की, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। यानी तेज हवा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। बचेंद्री और उसके साथी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। बचेंद्री के लिए वास्तव में ये समय बड़ा ही खुशनुमा था। एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। सुबह 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वो प्रथम भारतीय महिला थी। बचेंद्री के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण था कि वो पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी।
एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। यानी एवरेस्ट की जो चोटी थी वो शंकु के समान थी, तिकोनी थी, उस पर इतनी जगह नहीं थी कि उस पर दो व्यक्ति आराम से जाके खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि कहीं उस पर से फिसल ना जाएं। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई की। यहाँ पर सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर बचेंद्री ने वहाँ पर फावड़े से खुदाई की ताकि वहाँ पर दो जनों के खड़े होने की जगह बनाई जा सके। तो हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, यानी वहाँ पर खड़े रहने की जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। फिर उसके बाद बचेंद्री पाल घुटनों के बल बैठ गई। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। यहाँ बचेंद्री पाल कह रही हैं कि उन्होंने चोटी पर चढ़कर खड़े रहने की जगह बनाई और घुटने के बल बैठ गई और उस स्थान को चूमा जिसको सब सागर माथे के नाम से जानते हैं। वास्तव में वो सागर का माथा ही था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वो चोटी थी एवरेस्ट की जो बचेंद्री पाल ने विजय की थी। तो उसने बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया और बिना उठे ही बचेंद्री ने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाई थी, यानी बचेंद्री पाल उन्हें अपने थैले में रखकर लाई थी और लाल कपड़े में लपेटा हुआ था। छोटी सी पूजा अर्चना बचेंद्री पाल ने की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, यानी खुशी के इस क्षण में बचेंद्री को अपने माता पिता के चेहरे याद आने लगे। ये क्षण बचेंद्री के लिए बड़ा ही आनंददायक और हर्ष का था। बाद में जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। यानी उसने हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ के चित्र को बर्फ़ में दबाने के बाद जब वो उठी तो उन्होंने अपने साथी अंगदोरजी के प्रति भी सम्मान जाहिर किया और अंगदोरजी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी, क्योंकि वो दोबारा से इस चोटी पर चढ़े थे, वो भी बिना ऑक्सीजन के। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदोरजी ने बड़े ही खुशी होकर अच्छे शब्दों में बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और उसके कानों में कहा कि दीदी तुमने अच्छे से चढ़ाई की, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ से वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यहाँ पर कर्नल खुल्लर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बचेंद्री पाल ने अपनी यात्रा आरंभ की थी तो वो एक साधारण लड़की थी, किंतु आज उसने एवरेस्ट की चढ़ाई को करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। और आज जब वो वापस धरती पर वापस जब आती तो उन्हें इतना सम्मान और सब कुछ दिया जाना था कि ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल अलग थी। इसीलिए कर्नल खुल्लर ने कहा कि जब तुम लौटोगी तो ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे लिए छोड़े गए संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। तो आज हमने बचेंद्री पाल पाठ में मेरी शिखर यात्रा पाठ ख़त्म किया और अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।